जय हिंद दोस्तों। मेरे पिछले दो वीडियो में पटवारी के 2018 के मेन एग्जाम जो हुई थी उसमें गणित से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए थे। आज तीसरे पार्ट में सारे बचे हुए क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे। यहां पर याद रखिए कि यह वीडियो उन स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट्स को फोकस करके बनाए जा रहे हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। तो हो सकता है समझाने में समय ज्यादा लगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होने के बाद एग्जाम में आप स्पीड विद एक्यूरेसी कर पाएंगे। शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है वर्गाकार आकृति। देखिए वो वर्ग भी बोल सकते थे, लेकिन यह वर्गाकार आकृति बोला उलझाने के लिए। उसकी परिधि, अब नॉर्मल स्टूडेंट के दिमाग में क्या रहता है कि परिधि किसकी होती है? वृत्त की। यहां वर्ग है तो हम समझ जाओ कि परिमिति, परिमाप, परिधि एक ही चीज है, उसका अर्थ होता है बाउंड्री। तो परिधि व उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए तो क्या है? वर्ग है ना। और अनुपात किसके साथ ज्ञात करना है? वृत्त के साथ। अब यहां पर बात क्या कर रहे हैं? परिधि यानी परिमाप की। अब वृत्त का जो सबसे पहले वर्ग का देख लेते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, है ना। अनुपात वृत्त की परिधि का क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए कि एक स्पेसिफिक, ये आपके पास क्या है? एक वर्ग है या वर्गाकार आकृति है। इसके अंदर अधिकतम त्रिज्या का जो वृत्त है वह क्या होगा? सभी ओर से टच करेगा। ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए कि ये वर्ग, ये तो हो गई भुजा, है ना। यहां से यहां तक जब ये भुजा है तो ये भी भुजा होगी। अगर अपन भुजा ए मानते हैं वर्ग की, तो वृत्त की त्रिज्या वो तो यहां से यहां तक की होगी, यानी इस पूरे का आधा, इस वृत्त के व्यास का आधा। तो वो क्या होगा? a/2। ठीक है। अब देख लीजिए 4, भुजा की जगह हमने क्या लिखा? a, अनुपात 2, पाई की जगह हमने लिखा 22/7, और r की जगह हमने क्या लिखा? r की जगह हमने लिखा a/2। अब यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन आपका किसमें है? पाई में है। तो अगर पाई आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप सवाल पढ़े पहले ऑप्शन पढ़ लें, उसके बाद हल करें, क्योंकि कई बार हो सकता है ऑप्शन के सहारे आप डायरेक्ट भी हल निकाल सकते हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए 2 से 2 कट गया, ये आया, और a से a कट गया, और यहां पर आपका आंसर आ गया 4/पाई, दैट इज आंसर। तो कई बार जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, आंसर उससे भी छोटा होता है, मतलब उससे भी कम टाइम में आ जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तार को वर्गाकार मोड़ने पर, अब ये तार है, हमने इसको वर्गाकार मोड़ दिया, ठीक है कि नहीं। तो क्या वर्ग बना? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आप समझ जाएंगे कि अगर हम भुजा निकालते हैं तो भुजा स्क्वायर का वर्गमूल भुजा है, और 121 का वर्गमूल क्या है? 11, और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर है। अब देख लीजिए कि वर्गाकार मोड़ने पर वर्ग का क्षेत्रफल इतना हो जाता है 121 वर्ग सेंटीमीटर। अगर तार को वृत्त में मोड़े, अब इस तार को वृत्त में मोड़ दिए, तार तो वही है, तो इसका मतलब वर्ग का जो परिमाप है और वृत्त की परिधि है, दोनों क्या होगी? बराबर होगी। तो यहां पर आप लिख लीजिए परिधि बराबर परिमाप। ठीक है। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होगा? 4 इंटू भुजा। हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि आखिरी में हमको पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह तो हम 22/7 लिख देंगे, इंटू हमको चाहिए आर स्क्वायर। तो आर आएगा कैसे? आर इस फार्मूले से आएगा। अब देख लीजिए 2 का 2 है, पाई की जगह 22/7 है, और आर की जगह आर है, बराबर 4 है, इंटू भुजा हम निकाल चुके हैं। भुजा कितना है? 11 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए आर कैसे निकल रहा है? 4 इंटू 11 तो है ना। 7 का इधर भाग हो रहा है, बराबर के उधर जाकर 7 का क्या हो जाएगा? गुना।
2 और 22 का इधर गुना हो रहा है, पक्षांतरण करेंगे बराबर के उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग। देखो 11 चौक क्या होता है 44 और नीचे 22 दूनी भी क्या होता है 44, कट गया। तो त्रिज्या रेडियस r कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। बस हमको यही तो रखना था 7 इंटू 7, क्योंकि r स्क्वायर है ना, तो त्रिज्या इंटू त्रिज्या 7 इंटू 7, और इसका भी सेंटीमीटर इसका भी सेंटीमीटर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 7 से 7 कट गया और 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। अब आप देख रहे हैं सवालों का स्तर बहुत नॉर्मल सा है, केवल लैंग्वेज घुमा फिरा के दी गई है। अब हम चल रहे हैं तीसरे क्वेश्चन में। यहां पर उन्होंने क्या कहा, आयत एबीसीडी बना दीजिए आप। डायग्राम बनाने से सवाल को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अब कुछ भी लिख लीजिए आप, ये ए बी सी और डी, ठीक है। अब एबीसीडी में आप देख लीजिए कि ए और डी, ये ए डी है, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा है बीडी, ये देख लीजिए आपका बीडी कितना है 5 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप, आपको परिमाप के बारे में पता होना चाहिए कि अपने परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। ये तो हो गई आयत की चौड़ाई और ये आयत की क्या होगी लंबाई, ठीक है कि नहीं। अब अपने में यहां पर क्या है, अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आयत के चारों कोण क्या होते हैं समकोण 90 डिग्री के। अब देख लीजिए ये एक तरह से आपका क्या बन गया समकोण त्रिभुज। यहां पर कौन सी प्रमेय लगेगी, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। ये बोधायन पाइथागोरस प्रमेय फिर आपको एक फैक्ट बता दूं, सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है। उसमें क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहां कर्ण हो गया, ये जो बीडी है ना ये कर्ण है, आपको तभी पता चलेगा जब आप डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए कर्ण स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25। अब यहां अपने को लंब ये ज्ञात करना है, इसको मान रख दीजिए x, तो x स्क्वायर प्लस ये जो 3 है ना, इस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। तो x स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग तो हो गया 25, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, बराबर के उधर जाकर -9 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 16, यानी x की जगह कितना आ गया 4। अब देख लीजिए ये मान 3 आ गया, ये मान 4 आ गया, यानी हम 2 तो है ही, लंबाई की जगह आप लिख लीजिए 4 प्लस चौड़ाई की जगह आप लिख लीजिए 3। 4 और 3 कितना हो गया 7, और इस 7 में 2 का गुणा करेंगे 7 दूनी 14। याद रखिए कि परिमाप वगैरह जो भी होते हैं ना वो नॉर्मल सेंटीमीटर में होते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर कब होगा क्षेत्रफल के समय, सेंटीमीटर क्यूब कब होगा आयतन के समय। नेक्स्ट यहां पर एक आकृति बनी हुई है। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन याद रखिए परीक्षा में इसको लेकर 2 क्वेश्चन कर दिए हैं। यानी एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया कि इस पूरी फील्ड बुक का क्षेत्रफल, और उसी के बाद नीचे एक और अलग से सेपरेट क्वेश्चन दिया है कि उपरोक्त आकृति में दी गई त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल। तो हम इतना सारा काम करेंगे ना, तो आपका एक नहीं परीक्षा में 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, यानी 3 और 3 6 नंबर का है। अब आप देख सकते हैं कि फील्ड बुक में केवल 2 तरह की आकृतियां हैं, त्रिभुज और एक समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की आकृति का देख लेते हैं, नंबरिंग कर डालते हैं कि नंबर 1 है, या अंग्रेजी में कर देते हैं A B C D E F और G। अब इन सबका क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। अब त्रिभुज का सबका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के लिए आप फिक्स जानते हैं कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब इसे एक फार्मूले से फटाफट करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, हम त्रिभुज ए का देख रहे हैं, ठीक है। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। देखिए इसका आधार यहां से यहां तक कितना है 8 और ऊंचाई कितनी है 12, तो 8 इंटू 12, तो 2 से 8 4 बार कटा और 12 चुकू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देख लीजिए हम बी आकृति में जा रहे हैं, तो 1/2 तो है ही, इसका भी आधार कितना है इस त्रिभुज का 8 इंटू ऊंचाई भी कितनी है 8, तो देख लीजिए 2 से 8 कितनी बार कटा 4 बार, और 8 चौक कितना आ गया 32, ठीक है। अब हम देखिए तीसरी आकृति में जाते हैं,
सी में 1/2 इंटू आधार, इसका आधार कितना है 7 इंटू इसकी ऊंचाई कितनी जा रही है 12, तो 2 से 12 6 बार कट जाएगा और 7 6 42। जहां भी आप काम करें ना तो एक सीरीज में लिखे ताकि टोटल करना उसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं, सी हो गया, अब हम डी में जा रहे हैं। अब डी में देखिए 1/2 इंटू आधार, इसका आधार भी 7 है ना, और इसकी ऊंचाई कितनी है यहां से यहां तक 6, तो 2 से कट गया 6 3 बार, तो कितना आ गया 7 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम जा रहे हैं ई में। अब ई में भी क्या है 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है इसका 11, और इसकी ऊंचाई देखिए यहां से यहां तक। स्टूडेंट कहां पर गड़बड़ करते हैं कि उनको पकड़ नहीं पाते कहां शुरू हो रहे हैं, ध्यान में नहीं रहेगा और आप इस त्रिभुज के लिए भी 12 पढ़ लेंगे, नहीं, इधर वाला यहां से यहां कितना है 10 है, तो 2 से 10 कितनी बार कटा 5, तो 11 पंजे 55 वर्ग सेंटीमीटर। हम इसको अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं क्योंकि हमको त्रिभुज वाला भी करना है। अब हम जी में आ जाते हैं, तो इसका कितना है 1/2 इंटू आधार, इसका आधार है 13 इंटू इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी है 8, तो 2 से 8 कितनी बार कटा 4 बार, और 13 चौकू 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे इस दूसरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देख लीजिए 8 और 2 10, 2 12, 13, 13 और 5 18 और 2 20 की शून्य हासिल है 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 5 20 और 5 25, कितना आ गया 250 मीटर स्क्वायर। अब हम देख लीजिए 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए हमने छोड़ा क्या था समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू ऊंचाई की जगह कहीं जगह ये भी लिखा होता है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी यहां से लेकर के यहां तक। और इसमें दूसरा ये भी आ सकता है कि मतलब एक तो हो गया ये ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग। किसका योग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं समांतर भुजाओं का योग। तो 1/2 इंटू, अब समांतर भुजा देखिए ये कौन सी है 13 और ये 11, जोड़ेंगे तो 13 और 11 कितना हो जाता है 24। अब यहां ऊंचाई निकालने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कैसे, अब देख लीजिए कि यहां से ये 12 पूरा दे रखा है, लेकिन अपने को पूरा नहीं ज्ञात करना, अपने को खाली इतना ज्ञात करना, ठीक है। तो आप देख, और यहां पर अपने को कितना इतना ज्ञात करना है, तो देख लीजिए ये 10 है और ये टोटल 12 है, ये पूरा 12 है, इस 12 में से 10 निकल गया तो इतना हिस्सा कितना बचा 2 का, ये 8 है यहां से यहां तक, ये पूरा हिस्सा कितना है 12 है, यानी देख लीजिए कि 12 है और ये यहां तक 12 और ये 6 कितना है 18, तो इस 18 में से ये 8 निकल गया तो ये कितना बचा 10, यानी 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई कितनी होगी 12। अब 2 से अपन 24 को काटते हैं तो कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 इंटू 12 कितना आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम देखते हैं कि इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना आएगा 250 और 144, जोड़ दीजिए 4 5 और 4 9 और 2 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए इसमें अपन क्या गलती कर चुके हैं, अपनों ने ये 10 और ये 2 12 जोड़ा, बीच का 8 में भी भूल गया, तो ऐसी गलती आप भी कर सकते हैं। तो 10 2 12 और 8 कितना होगा 20, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या हो गई 20। तो देख लीजिए 12, 24 से तो 12 2 बार कट गया, 12 इंटू 20 तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 240। अब देख लीजिए कि त्रिभुज का तो अपने बिल्कुल राइट है 250 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अपने को क्या जोड़ना है 240, कितना आ जाएगा अपना उत्तर 0 5 और 4 9 और 2 और 2 4। तो आपके पूरी फील्ड बुक का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, और केवल त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए कि यहां पर ये औसत के सवाल है और बहुत सिंपल है। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यानी टोटल कितना होगा अपने को वहां नहीं जाना, अभी पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। उसमें से एक संख्या हटा दी,
अब संख्याएं कितनी बची? 5 संख्याएं, है ना। और 5 संख्याओं का औसत कितना है? 15, यानी पांचों क्या है? 15 15 15, इस तरह से औसत को अपन ऐसे ही देखते हैं। तो अब टोटल कितना हो जाएगा? 5 × 15, 15 5 75, ठीक है। अब उन्होंने एक संख्या जोड़ी, जो संख्या हटाई ना उसकी जगह क्या जोड़ा? 39। तो अब टोटल कितना हो गया? 114। अब यहां पर ये मत भूलिएगा कि 6 संख्या थी, एक हटाई तो 5 हो गई, फिर से एक जोड़ी, तो वास्तव में अब संख्या कितनी है? 6। तो 6 संख्याओं का औसत कितना है? 114। 6 संख्याओं की टोटल 114 है। तो अब नया औसत क्या होगा? तो टोटल हो रहा है, राशियों का योग 114 है और राशियों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 से भाग देंगे 114 में तो 19 आएगा। दैट इज आंसर। ये हमारा नया औसत है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये बहुत छोटा है, मैं बहुत सिंपल वे में कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इसको मैं लंबा खींचूंगा। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 40, यानी टोटल कितना हो गया? 15 × 40, 15 चौक 60, 600, टोटल हो गया 600। अब ये बता रहे हैं प्रथम 8 संख्याओं का एवरेज कितना बैठ रहा है? 30, यानी हर एक संख्या 30 30 है, तो इनका टोटल कितना बैठेगा? 8 × 3 = 24, 240, है ना। और आखिरी 8 संख्याओं का औसत कितना बैठ रहा है? 50, तो इनका टोटल क्या होगा? 8 × 5 = 40 और ये 0। अब देखिए ये जो 15 संख्या है ना, तो 8 संख्या और 8 संख्या ये मिला करके कितनी हो गई? 40, 240 और 400, 640। अब संख्याएं तो 15 थी और यहां जोड़ रहे प्रथम 8 संख्या और अंतिम 8 संख्या, संख्याएं कितनी हो गई? 16। अब ये 16वीं संख्या कहां से आई? डोंट फियर, इसको ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो प्रथम 8 संख्या है तो कौन सी होगी? ये, है ना। तो इनकी टोटल कितनी बैठ रही है? 240। अब अंतिम 8 संख्या ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, समझे आप। तो इनकी टोटल कितना हो रहा है? 400, यानी 8वीं संख्या है, 2 बार काउंट हो रही, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। इसलिए ये कितना आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, 640। और वास्तव में आना कितना था? 600, क्योंकि 15 संख्या मिलकर के कितनी हो रही है? सब मिला करके हो रही 600, और जब हम अलग अलग इनको कर रहे हैं ना तो कितनी आ रही? 640। तो 640 में से इस 600 को घटा दो तो हमारी 8वीं संख्या कितनी आ गई? 40। दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट देखिए कि एक बंदा है जो प्रथम 4 महीने औसत हर माह 1800 रुपए खर्च करता है। तो उसने 4 महीनों में कुल कितने खर्च कर दिए? 1800 में 4 का गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36 दूनी 7200, 7200 रुपये उसने खर्च कर दिए। कब? शुरुआती 4 महीनों में। अब साल भर में 4 महीने में खर्च कर दिए, अगले 8 महीने में उसने हर माह 2000 खर्च किए, यानी 8 महीने तक 2000 खर्च करता रहा। तो कुल कितने खर्च कर दिए? 8 दूनी 16000 रुपये, यानी वो कुल कितने खर्च कर चुका है? देख लीजिए, 23,200 रुपये। और इतना करने के बाद भी साल भर में उसने कुल बचत कितनी करी? 5,600 रुपये। इसका मतलब जो खर्च कर दी और जो बचा है वो कुल मिला के वो कमाया था। तो उसकी कुल आय कितनी है साल भर की? 28,800। जब आप जोड़ेंगे ना 23,200 और 5,600 को, तो उसने साल भर में कितना कमाया? 28,800। अब उन्होंने अगर वार्षिक आय पूछी होती तो अपना उत्तर यहीं खत्म हो जाता। उन्होंने पूछा है मासिक आय, औसत मासिक आय। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो हम 12 का भाग दे देंगे, तो 12 दूनी 24, बचा 4, ऊपर से उतारा 8, तो 12 चौकू 48 और 2 0 2 मिंडिया ऐसी की ऐसी। तो देख लीजिए उसकी औसत मासिक आय क्या आ गई? 2,400 रुपये प्रति माह। दैट इज आंसर। और उत्तर तो आना ही था। अब देखिए अगले कुछ सवाल पे जा रहे हैं। यहां पर हमको पूछा है कि किसी व्यक्ति ने कुछ धन उधार दिया, तो उधार दी गई राशि 10,000 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 10%। आपको पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर भी ब्याज। समय कितना है? 2.5 वर्ष। तेरी की यहां पर अपने होता है ना कि और 3 वर्ष होता, 2 वर्ष होता, इजीली कर लेते, तो 2.5 वर्ष आ गया, घबराने की जरूरत नहीं, उसका भी सोल्यूशन है। तो कितने रुपये वापिस मिलेंगे?
यानी क्या पता करना है? मिश्र धन। आप एक फार्मूला जानते हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये फार्मूला का अप्लाई होता है सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो मूलधन की जगह हमारे पास कितना है? 10,000। 1 प्लस दर हमारे पास कितनी है? 10 बटा 100, ठीक है ना। और समय कितना है? 2.5 वर्ष। अब 2.5 वर्ष में 2 वर्ष तो पूरे हैं, तो 2 वर्ष तक तो ब्याज की दर कितनी रहेगी? 10-10 ही रहेगी। 100 रुपए पर 10 रुपए लगेंगे। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 10,000 इंटू, आप चाहो तो अपन इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना, 100 एकम 100 और 10, 110 बटा 100। ये कितनी बार है? 2 बार है, तो इंटू 110 बटा 100। अब जो अपना तीसरा साल है ना, वो पूरा नहीं है, आधा साल है। तो भाई जब साल भर का ब्याज 10 है तो आधे साल का 10 थोड़ी ना होगा, आधे साल का आधा कर दो। कितना होगा? 5। तो 100 में 10 जुड़ रहा था 110, अब 100 में 5 जुड़ेगा तो क्या होगा? 105 बटा 100। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। इकमिंडी इकमिंडी, द्विजिमिंडी द्विजिमिंडी, तिजिमिंडी तिजिमिंडी, चौथीमिंडी चौथीमिंडी, पांचमिंडी पांचमिंडी, छठीमिंडी छठीमिंडी। कितना हो गया? 11 इंटू 11 इंटू 105। तो 11 इंटू 11 121 होता है, उसमें 105 का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 12,705। यानी यह वो राशि है, यह वो धन है जो उस उधार देने वाले व्यक्ति को वापस मिलेगी। दैट इज आंसर। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं कि 2 साल का, यहां पर आप देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पहला साल और दूसरा साल, इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 376 रुपये 20 पैसे। लेकिन साधारण ब्याज को कई जगह सरल ब्याज भी लिखते हैं, है ना। तो सरल ब्याज 2 साल का कितना है? 180। अपन जानते हैं कि सरल ब्याज में तो ब्याज पर ब्याज लगता ही नहीं। जब 2 साल का 360 है, यस 360 है सवाल में, 360। तो 2 साल का जब 360 है तो पहले साल का भी कितना होगा? 180, और दूसरे साल का भी कितना होगा? 180। ठीक है ना। तो ही तो 2 साल का मिला के 360 होगा। या क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज एक ही होता है, क्योंकि अभी तो पहला साल ही हुआ, ब्याज तो अब शुरू हो रहा है, तो ब्याज पे ब्याज एडवांस में कैसे मिलेगा? तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा? 180। अब देखिए यहाँ 360 था तो 180 ये हो गया, 180 ये हो गया। सरल ब्याज दोनों साल एक जैसा है। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल को लगा 180, तो दूसरे साल कितना लगा? आप देख लीजिए कि इसमें से 180 आप घटा दीजिए, तो यहां पर आ रहा है कि 186 रुपये 20 पैसे। यानी 180 की बजाय दूसरे साल 116 रुपए का डिफरेंस है ना, तो 196 रुपये 20 पैसे लग रहा है। अब 196 रुपये 20 पैसे कैसे आए? 180 प्लस 16 रुपये 20 पैसे। इसका मतलब क्या है कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 180 था, दूसरे साल का भी चक्रवृद्धि ब्याज 180 प्लस उस 180 उस ब्याज का ब्याज कितना रुपया लेगा? 16 रुपये 20 पैसे। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? दर निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे। देख लीजिए कि ये जो 16 रुपये 20 पैसे है, 16.20 ब्याज इंटू 100, ये 16 रुपये 20 पैसे ब्याज लगा है ना। ये किसका लगा है? कितने रुपए का लगा है? उस 180 का लगा है। और कितने समय का लगा है? 1 साल का लगा है। इससे हमारी क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। ठीक है। अब देख लीजिए, हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होंगे? 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इकमिंडी इकमिंडी, द्विजिमिंडी द्विजिमिंडी, इकमिंडी इकमिंडी, और 18 से 162 कितनी बार कटेगा? 9%। यानी याद रखिए यहां पर कि जब 9% राशि मिलाकर के कितनी हो रही है? 9% कितनी हो रही है? यहां पर 16 रुपये 20 पैसे हो रही है ना। तो अब इसको आप ये देखिए कि 100% मिला करके कितनी होगी? 100% बराबर, अब देख लीजिए दर आ गई हमारे पास, मूलधन आ गया, समय आ गया, सॉरी समय आ गई, दर आ गई। अब हमको क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होगा? ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। देखिए दर की जगह हमारे पास कितना है? 9%।
समय की जगह हमारे पास कितना वर्ष है, 1 वर्ष। ब्याज, ये जो 9% ब्याज दर हमने कितने पर निकाली, 180 रुपए पर। तो मूल यहां पर हम क्या लिखेंगे, ब्याज की जगह 180 इंटू 100। तो देखिए 9 दूनी 18, 0 का 0, इस 20 का 100 में गुणा करेंगे तो हमारा मूलधन या मूल राशि कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18, देख रहे हैं ना, 20 इंटू 100, 2000 रुपये। दैट इज आंसर। यस, नेक्स्ट में देखिए कि ए है, वह 10 मैच खेलता है और 10 मैचों का एवरेज मिलाकर उसका कितना हो रहा है, 42। यानी ए ने कुल मिला के कितने रन बनाए, 420। अब बी का एवरेज कितना है, 15 मैच खेला हो और उसका औसत कितना है, 57। तो उसके टोटल कितने होंगे, 57 इंटू 15 कर दीजिए, 15 7 105 है ना। और हासिल आएगी कितनी, 10, और 15 5 75 और 10 85। ठीक है, अब देख लीजिए कितना हो गया, 1200। यहां पर देख लीजिए 15 7 105, हासिल आई 10, और 15 5 75 और 10 85, तो 855। अब दोनों ने मिलाकर कुल रन कितने बनाए, देख लीजिए 1275। अपने को क्या पूछा है, दोनों का औसत। ठीक है, अब ये 1275 रन बने टोटल। इसने कितने मैच में बनाए, 10 मैच में ए ने, बी ने कितने मैच में बनाए, 15 मैच में। यूं मत करने लगा आप 2 का भाग दे दो, दोनों का मिलाकर प्रति मैच औसत पूछा है, सवाल की लैंग्वेज को समझे। तो कुल कितने मैच हो गए, 25 मैच, तो हम 25 का भाग देंगे। तो देखिए 25 5 125, बचे कितने, 2, ऊपर से उतारा 5, 25 एकम 25। तो जो दोनों का मिलाकर के औसत, वो अपना आंसर क्या आया, 51 रन। दैट इज आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, गिनती के सतत अंक। कई तरह की लैंग्वेज ऐसी होती है जो हमने पहली बार सुनी होती है ना। तो गिनती के सतत 7 अंक, अपने को तो पता है नहीं कौन सा अंक है, अपन मान लेते हैं पहला अंक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां। और सतत अंक है, सतत अंक कैसे, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे 23 24 25 26 या 37 38 39 40, इस तरह से। यानी सब में डिफरेंस कितने का है, एक एक का है। अब ये क्या बता रहे हैं, प्रथम 5 अंक, 1 2 3 4 और 5, 5 अंकों का औसत क्या आ रहा है, n। तो 7 अंकों का औसत क्या आएगा, तो आप देख लीजिए कि 5 अंकों का औसत n आ रहा है। अब छठे में भी कितना डिफरेंस आ रहा है, छठे और सातवें में भी एक एक का डिफरेंस आ रहा है ना। 5 अंक औसत हमेशा कौन सी होती है, जब सतत संख्या होती है तो बिल्कुल मध्य की संख्या। तो 5 संख्याओं की मध्य संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या। तीसरे नंबर की संख्या क्या है, वो अपना होगी उत्तर औसत। यहां पर 7 संख्या है, तो यहां पर अपना औसत कौन सी होगी, 7 में, सातों के बीचों बीच कौन सी है, देखिए इधर एक गई, 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 ये अपना यहां पर उत्तर होगी चौथी संख्या। तो अपना नया औसत क्या होगा, तीसरी संख्या में 1 जोड़ना। तो 5 संख्याओं के हिसाब से जो तीसरी संख्या किताब वाले नहीं दे रखा है, क्या है कि 5 संख्याओं का औसत n है, तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा, उसमें 1 और जोड़ दीजिए। तो अपना उत्तर यहां पर क्या होगा, n+1। दैट इज आंसर। तो यहां पर थोड़ी सी रीजनिंग, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो कॉमन सेंस, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं। अब इस 2018 के पटवारी के मेन एग्जाम के गणित के प्रश्नों का सबसे लास्ट प्रश्न जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वो देख लीजिए। m संख्याओं का औसत कितना है, n²। तो अपन जानते हैं कि टोटल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस m का n² में गुणा, तो क्या आ जाएगा, m n², है ना। n संख्याओं का औसत यानी हर एक संख्या कितनी, m², तो इसी n संख्या मिलकर के कितनी होगी, तो इसमें अपन क्या करेंगे, n का गुणा करेंगे, m², n। अब अपन जोड़ रहे हैं, तो देखो वो m संख्याओं की टोटल है और ये n संख्याओं की टोटल है, यानी हमने जोड़ दिया तो m+n संख्याओं की टोटल होगी। हमसे क्या पूछा है, m+n संख्याओं का औसत। औसत का फार्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा था, mn², यहाँ पर टोटल क्या हो रहा था, m²n। ये हो गया कुल टोटल, और सारी राशियां मिला के कितनी होगी, ये m राशियां है और ये n राशियां, m+n। अब देखिए यहाँ पर m और n क्या आ गया, कॉमन। m में से m बाहर आ गया, n² में से n बाहर आ गया, क्या बचा, n, प्लस m² में से m बाहर आ गया, तो क्या बचा, m,
एन था वो बाहर आ गया। नीचे जो m प्लस एन है आप इसको n प्लस m लिख दो, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया तो आपका औसत क्या आ गया m इंटू n, और ऑप्शन में भी यही दे रखा, डेट इज आंसर, उत्तर तो आना ही था। जय हिंद।